अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मोहम्मद सफीला खान की तरफ से आज हम फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के सीएसएस के पेपर के बारे में जानना चाह रहे हैं जिसका नाम है एमटीपी, जो कि एक स्क्रीन टेस्ट है सीएसएस को पास करने के लिए, और इसका एग्ज़ाम हमारा 20 फरवरी 2022 में होगा। उसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, और उसके बाद हम ये इसका एक इनकी वेबसाइट पे एक पास पेपर दिया हुआ, इसे सॉल्व करेंगे सेशन बाय सेशन। आइए देखते हैं क्या है। ये जी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है। इसमें हमें प्रैक्टिस पेपर के लिए एक दिया हुआ है। इसके टोटल अलाउ जो मिनट्स है वो 200 है, और इसके जो मार्क्स हैं वो भी 200 है। और अगर हम इसके इंस्ट्रक्शंस की तरफ जाएं फॉर कैंडिडेट्स, वो हम नंबर 1 देख लेते हैं। वो क्या हुआ है, कैंडिडेट्स आर इन्फॉर्म डेट आंसर शीट comprise two sheets, pink and blue. One conclusion of the exam pink sheet is to be handed over to the invigilator staff. Candidates are allowed to retain blue sheet for checking their scores. Answer key will be uploaded on FPSC on eva of the exam. इनका कहने का मतलब ये है इसमें कि हमें जब ये एमपीटी का एग्ज़ाम देने जाएंगे सीएसएस का, तो इसमें हमें वो दो शीट देंगे, एक पिंक की होगी और एक ब्लू की होगी। तो जो पिंक की शीट होगी वो हमें इन्विजिलेटर को अपना एग्ज़ाम देने के बाद एमपीटी का वो देनी पड़ेगी, और ब्लू शीट हमारे पास जो होगी वो हम अपने पास रख सकते हैं, और वो हम अपने घर ले जाएंगे। और उसमें जो एफपीएससी है वो इवनिंग को जो है किसी भी टाइम जो है वो उसके ओरिजिनल मार्क्स जो होंगे एमपीटी के एग्ज़ाम के वो अपलोड कर देगी, और उसके ज़रिए जो है आप अपने स्कोर देख सकते हैं आप आगे स्क्रीन टेस्ट से आगे के जो फेज़ है उसके लिए एलिजिबल है या नहीं है। क्योंकि इस एमपीटी में आपको मिनिमम 66 मार्क्स लेने टू आउट ऑफ 200, यानी 33% क्वालिफाई करने के लिए, कि अगर आपने थियोरेटिकल पार्ट को एग्ज़ाम देना है। आइए हम चलते आगे सेकेंड पॉइंट की तरफ। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू नंबर 1 रीड एमसीक्यूज फ्रॉम क्वेश्चंस बुकलेट एंड फिल इन द appropriate book in the answer sheet. Number 2, understand the MCQs have equal marks and there is no negative marking. Number 3, avoid writing roll number, name, answer to question or any other re- remarks on or inside question booklet. Handed over question booklet and pink answer sheet to the duty invigilator on conclusion of exam. Take retain blue answer sheet on conclusion of examination. Visit FPSC website for answer keys, which will be made available on the eve of exam. Next, avoid cutting correct in the answer sheet. If candidates marks more than one option, it will be considered as a wrong answer. Do not use lead pencil in answer sheet. Use of ball pen is advised. Avoid marks. अच्छा जी, इसमें हमें जो बात समझ आती है वो ये आती है, कैंडिडेट्स को एडवाइस जो उन्होंने दी उन्होंने वो कहता है जी कि एमसीक्यूज जो है उसकी आपको बुकलेट दी हुई होगी, उसमें आपने फिल करने होंगे स्क्वायर तरीके का ना, आपको ब्लैक कलर का ये पूरी तरह ना स्क्वायर्स होंगे, वो खाली होंगे, उनको अपने अपने पेन से बॉल पेन से ना फिल करना होगा। और इस एम सी क्यूज़ के पेपर में यानी एम टी पी के पेपर में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप को जो भी सवाल का जो भी जवाब आता है आपने उसमें कोशिश करें 200 में से 200 को अटैम्प्ट करें, क्योंकि अगर आपको आते या नहीं आता एटलीस्ट आप तुक्का लगा के कुछ भी करके जो है वो मार्क्स गेन कर सकते। तो इसके लिए बेहतर ये कि आप 200 में से 200 ही सवालों को जो है वो एट दी एंड जो है वो सॉल्व करने की बेस्ट एडवाइस यही रहेगी कि जो आपको बेहतर सवाल पहले आते हैं पहले आप उनको करें, और फिर एट दी एंड जो नहीं आते उनमें आप तुक्का लगाएं और अपनी किस्मत को आजमाएं, और हो सकता है कि आप ये एम पी टी का जो एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर दें। आगे हम देखते हैं जी, रोल नंबर से जो है आपका दिया हुआ है, ये आंसर में अवॉइड आपने करना है कि जो आपका रोल नंबर है, नेम और आंसर जो क्वेश्चन पेपर है उस पर जो है वो
दिया वो होगा, वो आपने लिख लेना है। उसके बाद हैंडेड ओवर आपने अपना जो करना है इंजुलेटर को, वो उसमें आपने उनको दे देना है। बुकलेट, जो क्वेश्चन बुकलेट है उनको आप देंगे, और जो पिंक शीट है वो भी आप देंगे, लेकिन जो ब्लू वाली जो आंसर शीट है वो आप अपने पास ही रखेंगे, जैसे मैं बताया हुआ यहाँ पे नीचे। उसके बाद आप एफपीसी के, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि शाम को जो है ये एग्ज़ाम की जो की बुक है इसके बारे में पता चल जाएगा। तो की आंसर वेबसाइट पे एफपीएससी के आ जाएंगे, आप उसको ले सकते हैं और अपना कंपैरिजन कर सकते हैं कि आप एमपीटी में किधर स्टैंड कर रहे हैं, 66 मार्क्स से बिलो है या अबव है, और बाकी की जो अपनी स्ट्रेटेजी आगे लेके चलने आप उससे ले सकते हैं। अवॉइड आपने करना है कि आप जो है कटिंग ना करें पेपर में, और उसके अलावा ये है कि जो एक सवाल जैसे जो एक फिल आपने कर दिए तो उस खाली अगर कोई ब्लॉक है तो उसको पूरी तरह फिल करें, उसमें से कोई खाली जगह ना रखें, वरना आपका जो जो आंसर है वो जो कंप्यूटर जो चेक करता है वो उसको एज अ ज़ीरो ही कंसीडर करेगा। और लेड पेंसिल का इस्तेमाल नहीं करना, अपने पेन बॉल पेन का इस्तेमाल करना है इस पेपर को करने के लिए। और आगे जो नोट में दिया वो ये दिया हुआ है, यूज़ ऑफ कैलकुलेटर एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सच एज लैपटॉप्स, मोबाइल फ़ोन, सेल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, programmable drives, and storage media like pen drive etc. during the exam are strictly prohibited. Any infringement may lead to an intention of a लीगल प्रोसीडिंग, यानी कि जो आपने ये कैलकुलेटर वगैरह और कोई भी इक्विपमेंट्स जो हैं, या मोबाइल फ़ोन या सेल फ़ोन, जो भी कोई ब्लूटूथ के इक्विपमेंट्स हैं, कोई भी आपने ना इस्तेमाल अगर आप को कर इनको इस एमपीटी के एग्ज़ाम में करना प्रोहिबिटेड है, यानी कि इजाज़त नहीं है, तो आपने इसे अवॉइड अपने आप को रखना। तो स्टूडेंट्स आगे हम चलते हैं अपने पहले सेशन की तरफ, जो है सेलेक्ट द करेक्ट आंसर एंड फिल द अप्रोप्रिएट बॉक्स ऑन द आंसर शीट। तो हमारा सेक्शन 1 है इस्लामिक स्टडीज़, ये 20 मार्क्स का पेपर में आएगा, इसके हमें 20 एमसीक्यूज़ को करना है। इसके अब हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हजरे अस्वद मीन्स, अब हजरे अस्वद का मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब क्या है, यानी कि बी पार्ट हम कहेंगे ब्लैक स्टोन, तो जो काला पत्थर है, ब्लैक स्टोन है, वो हजरे अस्वद के लिए, हजर मतलब काला, हजरे हजरे अस्वद मतलब अस्वद मीन्स काला, और हजर अस्वद मीन्स स्टोन, तो जो काला पत्थर है वो हजर अस्वद कहलाएगा, यानी कि हमारा जो आंसर होगा बी, यानी कि काला पत्थर। जैसे आप उर्दू में भी नीचे देख सकते हैं, बी पार्ट होगा काला पत्थर, हजर अस्वद का मतलब है काला पत्थर, यानी कि बी। आगे हम चलते हैं सेकंड ऑप्शन की तरफ, सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो कि है द फर्स्ट रेवोल्यूशन केम टू प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन हीरा। अब हम जानते हैं हज़रत मोहम्मद सल्लम पर पहली वही कहाँ नाजिल हुई, वो बी यानी कि गारे बी ए यानी कि गारे हीरा में नाजिल है, चूँकि हम जानते हैं जिब्राइल अमीन जो थे वो गारे हीरा में सबसे पहले जो थे वही लेके नबी पाक सल्लम के पास जब उनकी उम्र 40 साल थी लेके आए। आगे हम चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ, ये है जी एंजल बाइबल वॉज रिवील्ड ऑन द प्रॉफिट, इंजील किस नबी पर नाजिल हुई, यानी कि जो इंजील थी, यानी कि जिसे हम बाइबल कहते हैं, ये किस पर नाजिल हुई, हम सबको पता है कि वो ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई। तो इसका जवाब क्या है, ए, यानी कि जो यहूद जो जो ये ईसाई हमारे बहन भाई जो ये जिनको मानते हैं ईसा अलैहिस्सलाम, उनके पैगंबर जो हैं उन पे जो है बाइबल यानी इंजील जो है नाजिल हुई। तो इसका इसका बेहतरीन ऑप्शन जो है वो ए है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, यानी ए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। आगे हम चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। अभी मुस्लिमा मुसालेमा, मुसलमा हम कहते हैं जी फॉल्स प्रॉफिट, यानी मुसलमा कौन था, ये जो होते हैं ये अपने आप को झूठे जो हैं पैगंबर कहने वाले जो होते हैं प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट होने का दावा देते हैं, जो कि असल में प्रॉफिट नहीं होते, तो ये होता है मुसलमा। अच्छा जी हम चलते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन की तरफ, ये है जी मस्जिद नबवी इज़ लोकेटेड इन, मस्जिद नबी कहाँ वाक़ है। तो मस्जिद नबी हम सब जानते हैं, जो कि हम सब मुसलमान हैं, हम सब जानते हैं मस्जिद नबी जो है वो मस्जिद मदीना में है।
तो इसका बेहतरीन ऑप्शन जो होगा वो बी पार्ट है, मदीना। मदीना में ही मस्जिद नबवी है। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन नंबर 6 ये है जी, खैराज। खैराज क्या होता है? इसका मतलब होता है लैंड टैक्स। उर्दू में भी इसी तरह से खैराज क्या क्या है? ज़मीन टैक्स। कि ज़मीन के ऊपर जो टैक्स देते हैं उसे हम, जो पैसे हम देते हैं उसकी, उसको हम कहते हैं खैराज। आगे इस्लाम के अंदर, उसके बाद हम नंबर 7 पे जाते हैं अपने ऑप्शन क्वेश्चन की तरफ, एमसीक्यू की। इस पे आता है जी, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु वाज डैश खलीफा। हज़रत उस्मान कौन से खलीफा थे? ये हमारे पास तीसरे खलीफा थे। अब वो कौन कैसे थे? जैसे पहले जो थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक थे, दूसरे हज़रत उमर फारूक थे, तीसरे जो थे हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु थे, और चौथे जो थे हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु। तो इसका मतलब है कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु जो है वो तीसरे खलीफा हैं। आगे हम चलते हैं इस्लाम के अंदर, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इसमें क्या है? हज़रत अली वॉज डैश ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या लगते थे? तो हम सब जानते हैं कि वो उनकी 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 बेटी से उनकी शादी हुई थी, तो वो उनके सन इन लॉ लगते हैं, और वैसे उनके कज़न भी थे। तो इसका बेहतरीन जवाब जो है वो है दामाद या सन इन लॉ अंग्रेज़ी में। आगे हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अब ये क्या है? द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइग्रेटेड टू मदीना इन विच ईयर। अब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस साल में मदीना हिजरत की? तो इसका जवाब है हमारे पास 622 AD, यानी कि बी पार्ट। तो बी इसका ऑप्शन है, 622 AD में उन्होंने मदीना हिजरत की। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो यह आता है, इस्लामिक कैलेंडर हिजर कम्युनिकेटेड फ्रॉम, ये जो हिजर है ये कहाँ से आया है हमारे पास इस्लामिक कैलेंडर के अंदर? जो हज ये हिजरा है। तो इसका जवाब जो हमारे पास है वो है ए, 622 AD। तो चूँकि जो जब मदीना से जब उन्होंने स्टार्टिंग की उधर जाने की, तो वो यानी कि वो भी 622 AD बनता है। और और जो हमारा और इस्लामिक कैलेंडर जो है वो उसी वक्त ही शुरू हुआ है जब जब मदीना की तरफ जो हिजरत शुरू हुई है, वो भी 622 है, और ये भी 622 AD है। तो ये आपने याद रखना है। इसके बाद इसी के साथ ये लिखा, इस्लामिक कैलेंडर हिजरा किस वक्त शुरू हुआ? इसका इसका जवाब वही जो मैं बता, 622, यानी कि हिजरा का मतलब हिजरत जब करके, हिजरत कब कहाँ हुई थी मुसलमानों की? मदीना की तरफ। तो तभी से कैलेंडर स्टार्ट हो गया था 622 AD में। आगे आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है क्वेश्चन नंबर 11। तो इसका सूर्य अल निसा स्पीक ऑफ, कि सूर्य अल निसा किस के बारे में है? सूर्य अल निसा किस चीज़ के बारे में है? सूर्य अल निसा जो है वो हमारे पास औरतों के राइट्स के हैं, यानी कि वुमेन मैटर्स के बारे में जो क्लियर बताया गया है वो हमें सूर्य निसा में बताया गया है। और इसका नाम है औरतों की मालूमात। जितनी भी औरतों की मालूमात या औरतों के जितने भी लॉज थे वो हमें सूर्य निसा में पता चला। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ये है जी, सैफुल्लाह वॉज द टाइटल ऑफ, हम सैफुल्लाह का टाइटल, सैफुल्लाह का जो लक़ब था वो किसको दिया गया था? ये दिया गया था हज़रत खालिद बिन वलीद को, जो कि बहुत बड़े वॉरियर थे रज़ी अल्लाह अन्हु को, जो कि लड़ाई में बहुत अच्छी जिनकी जो थी उनकी स्किल्स थे, और उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है मुसलमानों की जो है वो एक ताकत और उनको एक पावर दी। इन्हीं की वजह से जो है बहुत सारी मुसलमानों ने जंगें जीती इस्लामिक। तो इसका जवाब है कि सैफुल्लाह जो लक़ब है वो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु का है। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ये है जी, साहे सिता आर द बुक्स ऑफ। अब ये जो स्याहे सिता किताब
के बारे में है, सियासत किस चीज़ के बारे में, हदीस के बारे में। हदीस की जो, तो इसका ऑप्शन होगा सी। तो हदीस के बारे में ये किताब जो है ये हमारे पास मौजूद है, जिसमें मुख्तलिफ हदीसों को इकट्ठे कंपाइल किया गया है। आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इसमें हमारे पास आता है तौरात वॉज रिवील्ड टू हु विच प्रॉफिट। अब तौरात जो है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल फरमाई गई। तौरात की किस नबी पर नाजिल होती है, हुई है। तो इसका जवाब है डी, यानी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल फरमाई। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। हाउ मेनी सूराज आर देयर इन द होली कुरान। तो इसका जवाब है बी 114। कुरान पाक में कितनी सूरतें हैं, इसका जवाब है बी 114, यानी कि उर्दू में। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। ये है बैटल ऑफ बदर वॉज फॉट इन द ईयर। ये हुआ है जी ए, ये 2AH में जो है हमारा जो है जंग बदर किस साल में लड़ी गई, ये 2AH जो है इसमें लड़ी गई। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 है। व्हाट वाज द फर्स्ट मुस्लिम, वेयर वाज द फर्स्ट मुस्लिम मॉस्क। अब फर्स्ट मुस्लिम मॉस्क कहाँ पे है, इसका ऑप्शन है बी, ये है मस्जिद कूबा, यानी कि बी ऑप्शन। तो मुसलमानों की पहली मस्जिद की कौन सी जगह पे है, कायम है। तो मुसलमानों की पहली मस्जिद कौन सी थी, इसका जवाब है मस्जिद कूबा। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। ये है विच सूरा इज नोन एज हार्ट ऑफ कुरान। कौन सी ऐसी सूरत है जो कि दिल है कुरान पाक की, यानी किस सूरत को कुरान पाक का दिल समझा जाता है, जिसका ऑप्शन है सूरत सूरत यासीन को। सूरत यासीन जो है ये वो है, ये किताब है, ये वो सूरत है जिसे हम कुरान पाक का दिल कहते हैं। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। व्हाट इज द थर्ड सूरा ऑफ अल कुरान। कुरान मजीद की तीसरी सूरा कौन सी है। अब कुरान पाक की तीसरी सूरत का नाम है सूरह आली इमरान, जो कि ऑप्शन हमारी बी बनती है, क्योंकि पहली जो है सूरत अल्हम्दुलिल्लाह, फिर सूरत बकरा, और तीसरी जो है सूरत आल इमरान। ये इसलिए सूरत आल इमरान का जो कुरान पाक में जो सीरीज़ में जो नंबर आता है वो थर्ड आता है। आगे हम चलते हैं जी अपने आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। ये आता है जी इस सेक्शन की, बल्कि ये क्या है, हाउ मेनी फंडामेंटल्स अरकान्स आर देयर इन इस्लाम। इस्लाम की बुनियादी अरकान कितने हैं। तो इस्लाम के बुनियादी अरकान हमारे पास 5 हैं। तो इसका जवाब होगा सी ऑप्शन 5। उम्मीद है आपको ये MPT का जो है हमारा इस्लामिक स्टडीज़ का सेक्शन है समझ आया होगा। अब हम अपने सेक्शन नंबर 2 जो कि उर्दू है, ये भी 20 मार्क्स का होगा, इसको हम स्टडी करेंगे। इसके हम चलते हैं पहले MCQ की तरफ, जो कि हमारा पहला सेक्शन इसमें होगा, जो ये भी 20 मार्क्स का हमारा उर्दू का। पहले मैं आपको बता दूँ MPT का, इसमें भी कुछ डिवीजन्स हैं और उसके हिसाब से जो है ये हमारा जो है ये एग्ज़ाम इसका होना है। वैसे तो उर्दू जो है इसका पार्ट पहले इतना नहीं था, लेकिन MPT टेस्ट में भी इस दफ़ा, जो कि ये पहली दफ़ा हमारा पाकिस्तान में MPT का एग्ज़ाम हो रहा है, इसमें उर्दू को भी जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है। तो आइए हम पहले इसका पहला क्वेश्चन करते हैं और इसका पहले सेक्शन के पहले हिस्से को देखते हैं, जो कि है A, और ये है मुतारिफ अल्फाज लिखें, यानी कि सिनोनिम्स लिखें। इसका मतलब ये होता है। तो क्वेश्चन नंबर हमारे MCQs में क्वेश्चन नंबर 21 है, और पहला पहले जो है हमने सिनोनिम देखना है, वो है सादिक। अब सादिक का मतलब क्या होता है, बी पार्ट, यानी कि सच्चा। तो हमने बी पार्ट को इसमें चूज़ किया है, जो कि हम इसके बहुत करीबी इसका मीनिंग बनता है। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 2 में। यहाँ लिखा है जुल्मत। अब जुल्मत का क्या मतलब बनता है हमारे पास, जुल्मत का मतलब होता है तारीकी।
जुल्मत मतलब तारीकी। उसके बाद हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये लिखा हुआ है रगबत। अब रगबत का क्या मतलब होता है? रगबत का मतलब हमारे पास सी पार्ट आता है जिसका मतलब है ख्वाहिश, कि हमें किसी चीज़ की रगबत है, यानी कि किसी चीज़ की ख्वाहिश है। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 24 MCQ की। अब ये है वस वस वसा वसाइल। अब वसाइल क्या होता है? वसाइल हमारे पास होता है मुलाकात, यानी कि ए। इसका ऑप्शन होगा हमारे पास ए पार्ट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। ये लिखा हुआ है तस्खीर। तस्खीर क्या होता है हमारे पास? तस्खीर का मतलब होता है फतेह, फतह करना, यानी कि तस्खीर मतलब फतह करना, यानी कि ए ऑप्शन इधर होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 MCQ की तरफ। ये है जी पुख्ता। पुख्ता का मतलब क्या होता है? पुख्ता का मतलब होता है हमारे पास पक्का, यानी कि बी ऑप्शन। पुख्ता मतलब पक्का। आगे हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 27। ये है जी गलत। अब गलत का क्या बेहतरीन ऑप्शन बनता है हमारे पास? वो बनता है हमारे पास ए, यानी कि तेजी। बल्कि ये हमारे पास 20 नंबर जो 7 था, हेलो हेलो हेलो, ये जो हमारे पास 27 था, ये है उजलत। उजलत का जो बेहतरीन ऑप्शन हमारे पास बनता है वो बनता है ए, और ये है तेजी। तो उजलत का ऑप्शन हमारे पास बनता है तेजी। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। ये है हमारे पास जहद। जहद का मतलब बनता है हमारे पास ऑप्शन ए तकवी। तो ये इसका ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 29 पे हम जाते हैं। तो ये बनता है तज्जी बात। तज्जी बात का बनता है हमारे पास ऑप्शन ए, यानी कि शको शुबा। शको शुबा बनता है तज्जियात का मतलब, यानी कि सिनोनिम। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। ये है बी, ये है मद्दे। इसका जो मतलब बनता है वो बनता है सताइश। मदा का मतलब बनता है सताइश। ये ऑप्शन बी है। उसके 31 पे हम चलते हैं। ये है जी उल्फत। उल्फत का मतलब हमारे पास होता है सी ऑप्शन, जो कि होता है मेहनत। उल्फत मतलब में। अच्छा, जो हमारे पास थर्ड हेलो हेलो हेलो, जो हमारे पास 31 बनता है वो बनता है उल्फत, और इसका मतलब क्या होता है? मोहब्बत। जैसे हम कहते हैं ना तले, उल्फत के साए तले, यानी ये एक लाइन हम यूज़ करते हैं जिसका मतलब 31 में हम यूज़ करते हैं उल्फत मतलब सी पार, यानी कि मोहब्बत। तो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने इसी MCQs के पार्ट, जो उर्दू का सेक्शन है उसके पार्ट बी की तरफ। तो ये मैं क्या बता रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। यानी कि ये हमें एक फिल इन द ब्लैंक्स होगा सेंटेंस उर्दू में, जो हमें पिक करना होगा, और बेहतरीन ऑप्शन जो है उसमें से चुन के अपना सेंटेंस जो है उसके अंदर जो जो खाली जगह है उसे पुर करना होगा। तो हम इससे चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है 32 ये क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है मुसीबत में किसके डैश आन भी आना भी नेकी है। यानी मुसीबत में किसी के डैश आना भी नेकी है। तो डैश में हम क्या, हमें बेहतरीन ऑप्शन लगेगी काम आना। मुसीबत में किसी के काम आना भी नेकी, यानी कि बी ऑप्शन है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 33 में। ये आ रहा है हमारे पास दुरुस्त जुमले, दुरुस्त जुमला बनाएं। अब दुरुस्त जुमला कौन सा हो सकता है? तो हमारे पास दुरुस्त जुमला जो है वो आता है हमारा ऑप्शन नंबर सी। वो रोज बरोज पतला होता जा रहा है। यानी वो रोज बरोज पतला होता जा रहा है।
यानी कि रोज़ बरोज़ का जो वेट है वो लॉस होता जा रहा है। तो ये इसका बेहतरीन ऑप्शन सी बन रहा है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। ये लिखा है जी, दुरुस्त जुमले की निशानदही करें। तो इसमें हमें जो दुरुस्त जुमला है वो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है। ये किस को गालियाँ, किसी को गालियाँ मत दो, ये बेहतरीन ऑप्शन है। तो हमारे पास ऑप्शन सी जो है वो बेहतरीन ऑप्शन है, जिसका मतलब है किसी को गालियाँ मत दो। 34 ऑप्शन। उसके बाद हम चलते हैं बी की तरफ, 35 क्वेश्चन की तरफ। तो इसका आंसर हमारे पास आता है, जब सवाल हमारे पास आता है, वो जुमला जिसमें एक अल्फाज मुसीबत और दूसरा इम अमनाफी हो तो इसको क्या कहते हैं? वो जुमला, क्वेश्चन 35 की बात करें तो वो जुमला जिस, हम क्वेश्चन नंबर 35 की फिर से बात कर रहे हैं, इसे फिर से समझते हैं। वो जुमला जिसमें एक अल्फाज मुस्बत और दूसरा अल्फाज मनफी हो तो इसको क्या कहते हैं? तो इसकी जो बेहतरीन ऑप्शन है हमारे पास, वो हमारे पास बी ऑप्शन है, यानी कि सफ़ात तसा तसा तजाद, सफ़ात तसाद। तो इसका बेहतरीन ऑप्शन है बी। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। अब एमसीक्यू की तरफ। ये है, इंसान कहीं हेरो हेरा और कहीं, अब हम क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ जा रहे हैं। एमसीक्यू ये लिखे, इंसान कहीं हीरा और कहीं पत्थर हो जाता है, किसी की मिसाल है, यानी कि सी पार्ट। ये बनता है हमारे पास तशबिया, तशबिया तम तमसील, तशबिया तमसील, इसे हम कहते हैं कि कभी इंसान हीरा बनता है, कभी पत्थर बनता है, तो इसे कहते हैं तशबिया तमसील। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। एमसीक्यू ये है, लफ्ज़ मोहतर, लफ्ज़ मोहतर का मो मुन्नस बताइए, यानी लफ्ज़ मोहत्तर का मुन्नस बताइए। अब इसका जवाब हमारे पास है बी, यानी मोहतरा, मोहतरी, मोहतर, मोहतरानी, मोहतरानी, यानी बी जो है मोहतरानी, जो मोहतर, मोहतर की जो है वो मुन्नस कहलाएगी। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। ये बनता है, ये हमसे पूछा गया है, चराग पा चराग पा होना मुहर्रा है, इसका मफहूम क्या है? अब इसका मफहूम पूछा गया, तो इसका आंसर हमारे पास डी ऑप्शन है, जो कि खड़ा, खड़ा गढ़ा रखना। इसका ऑप्शन हमारे पास डी ऑप्शन है, इसका मतलब है गढ़ा, खड़ा, खड़ा रखना। चिराग पा होन पा होना मुहर्रा है, इस मुहरा है, इसका मफहूम क्या है? इसका ऑप्शन ऑन डी है, खड़ा रखना, यानी कि हमारे पास 38 में ऑप्शन डी बन जाएगा। आगे हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। ये है जी, सिलेक्शन एंड करेक्ट ट्रांसलेशन। इसमें हमारे पास जो है 39 में पहला सवाल पूछा, ये लिखा हुआ है, क्या वो बीमार था? तो इसका हमारे पास बेहतरीन ऑप्शन है डी,
ये है नन ऑफ डीज, कि इसमें से कोई भी जो है वो इसका बेहतरीन ट्रांसलेशन नहीं बनती। हम चलते हैं 40 क्वेश्चन की तरफ, जिसका आखिरी MCQ वो है लाहौर बागात के लिए मशहूर है। तो नहीं, इसका जो है ना नन ऑफ डीज यानी कि डी ऑप्शन। तो इसका ऑप्शन हम 40 का डी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा जो MCQs का सेक्शन नंबर 2 यानी कि जो उर्दू का सेक्शन है वो अख्ताम पजीर होता है। आइए चलते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट सेक्शन जो है वो है सेक्शन नंबर 3, जो कि इंग्लिश है, जिसमें वोकेबलरी, ग्रामर, यूजेज और कॉम्प्रीहेंशन, और ये होगा 50 मार्क्स का। तो हम इसके पहले सवाल की तरफ चलते हैं। ये है जी, सेलेक्ट सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग। जो हमारा सेक्शन है, जैसे उसमें सेक्शन से उर्दू की, इस तरह इसमें भी आ रहा है, तो इधर भी आपको जो है सिनोनिम्स का बताना, यानी एक जैसे अल्फाज के बारे में बताना। तो 41 हम क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है एरोगेंट। अब एरोगेंट का मतलब क्या होता है? एरोगेंट का जो सिनोनिम है वो है हमारे पास कॉन्सीटेड। कॉन्सीटेड। इसी तरह हमारे पास 42 का अगर हम ऑल अलर्ट देखें, अलर्ट देखें, तो 42 का जो अलर्ट है इसका हमारे पास आता है सी का मतलब वॉचफुल, यानी कि जो अलर्ट होता है वो वॉचफुल होता है, तो इसका ऑप्शन सी बनेगा 42 का। 43 पे अगर हम चले तो ये लिखा हुआ है इनबेल एम्बीजल। एम्बीजल का मतलब बनता है हमारे पास सी, यानी कि मिस अप्रोप्रिएट। तो ये ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है। आगे हम चलते हैं ब्रीफ। ब्रीफ का जो सिनेमम बनता है वो हमारे पास बनता है यानी कि शॉर्ट। ब्रीफ का मतलब होता है कि शॉर्ट में कोई बात जैसे हम कर रहे थे तो वो होता है ब्रीफ। आगे हम चलते हैं 45 तरफ। ये है जी नलीफाई। नलीफाई का जो सिनेमम है वो हमारे पास बनता है एनुअल। तो ये ऑप्शन नंबर ए है। और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर MCQ नंबर 46 पे। ये है टरानिश। इसका मतलब बनता है हमारे पास इसेंशियल। इसका मतलब हमारे पास बनता है स्टेन। तो जो 46 है इसका बनता है हमारे पास टरानिश का जो बनता है ये बनता है स्टेन है इसका सिनोनिम। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। ये है नीडलेस। 47 का नीडलेस का जो सिनोनिम बना है वो बनता है हमारे अननेसेसरी। तो ये ऑप्शन नंबर बी है अननेसेसरी। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। ये है जी सी पार्ट। इसका जो बनता है ये है जी कॉन्सिक्वेंस। इसका मतलब बनता है रिजल्ट। रिजल्ट 48 का जो बनता है वो हमारे पास बनता है रिजल्ट। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। इसका ऑप्शन नंबर जो है वो है बी, और इसका बनता है ये लिखा है जी हमारे पास एब्सटेन। एब्सटेन का बनता है हमारे पास रीफ्रेन। रीफ्रेन यानी कि बी ऑप्शन। आगे हम चलते हैं अपने 50 MCQ में। ये लिखा है लेथिरेंजी। लेथिरेंजी। इसका जो हमारे पास ऑप्शन बनता है वो बनता है हमारे पास बी, जो कि लेक्सेटी यानी कि बी ऑप्शन। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। ये है जी कि बी पार्ट की सेलेक्ट की तरफ। ये है जी सेलेक्ट एन एनिटोनियम्स ऑफ द फोनी, यानी कि हमें अपोजिट जो है वो हमने जो हमें दिए गए हैं सवाल उनके हमें देने ही है। और पहला हमारे पास 51 है, वो है इंटेंस। इंटेंस का जो उल्टा होता है वो हमारे पास जो होता है वो क्लेम होता है, काम होता है, यानी कि ए ऑप्शन। यानी इंटेंस मतलब का इसका जो अपोजिट है वो है काम। इसके बाद हम चलते हैं 52 की तरफ। ये लिखा है फॉल्स। फॉल्स का जो होता है वो हमारे पास ए ऑप्शन यानी कि ट्रू होता है। जैसे हम ट्रू फॉल्स करते हैं वैसे ही ट्रू, तो ये सिंपल सा है 52 वाला। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में। तो ये हमारे पास प्रोहिबिट। प्रोहिबिट का बनता है हमारे पास ए ऑप्शन, ये बनता है अलाउ। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। ये बनता है जी सी। ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 55 है ये है
प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट का हमारे पास बनता है ए ऑप्शन, सी ऑप्शन, जो कि जिसका मतलब है अबंडन, अबंडन, ये हमारे पास बन रहा है जी इसका सी ऑप्शन प्रोटेक्ट का। उसके बाद 56 का हमारे पास क्वेश्चन में 56 का मतलब ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का जो उल्टा होता है वो हमें सी ऑप्शन लग रहा है, जो कि अगली यानी कि गंदा। 57 यानी कि गली या गंदा जो भी कहते हैं, अगली का, ब्यूटीफुल का अगली गंदा ही होता है यानी अगली। आगे जब 57 को देखने के लिए टेरिबल, 57 का जो टेरिबल है इसका जो ऑपोजिट है वो बनेगा स्मूथिंग। स्मूथ एक चीज़ है, एक टेरिबल जो कि टेढ़ी मेरी चीज़ है, इसके बारे में समझ नहीं आ रहा तो हम इसका ऑप्शन ए सेलेक्ट करेंगे। आगे हम चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ, ये है जी इसका सी। 58 का जो सवाल है वो है वाइडली, वाइडली का जो ऑपोजिट बनता है वो बनता है नैरोली, यानी वाइडली का ऑपोजिट क्या है, नैरोली। आगे हम चलते क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ, ये लिखे एबल, एबल का ऑपोजिट हमारे पास बनता है अनेबल, यानी कि बी ऑप्शन, क्योंकि एबल का ऑपोजिट होता है अनेबल, कोई जिस काम के काबिल ही ना रहे तो उसे हम कहते हैं अनेबल। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ, ये बना हुआ है जी माई, माइटी, माइटी का जो अपोजिट होता है वो होता है हमारे पास वीक। माइटी मतलब अल्लाह ऑल माइटी, जैसे हम कहते हैं कि अल्लाह तमाम जहानों हर चीज़ का मालिक, और वीक जो होता है कमज़ोर, इंसान जो है वो कमज़ोर है, वीक है यानी। तो इस तरह से हम देखते हैं वो कि इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं, माइटी का उल्टा कमज़ोर, वीक यानी कि सी। आगे हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, ये है इसी इंग्लिश का, ये है जी सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं वो क्या है, द ओनली सन ऑफ द विलेज लॉर्ड डाइड yesterday, in the sentence the subject is, ये है जी सी ऑप्शन, इसका ऑप्शन होगा द विलेज लॉर्ड। चूँकि ये क्वेश्चन सिलेक्ट सेंटेंस को हमने सब्जेक्ट इसका देखना है, इसमें जो सब्जेक्ट हमारे पास आता है वो आता है द विलेज लॉर्ड। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62, ये आता है विच आउट ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट, ये इसका जवाब हमारे पास आता है सी ऑप्शन। और जो इसका ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर सेक्शन नंबर, हम सेक्शन नंबर सी कर रहे हैं, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ये पहला हमारा 61 है, ये है जी द ओनली सन ऑफ द विलेज लॉर्ड डाइड यस्टरडे, इन दिस द सब्जेक्ट इज, इसका जो सब्जेक्ट है इसमें नन ऑफ डीज है, इसमें कोई भी सब्जेक्ट इसका नहीं। जबकि हम क्वेश्चन नंबर 62 पे अब चले, विच आउट ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट, तो इसका बेहतरीन ऑप्शन हमारे पास बनेगा सी, जो कि है I told my brother I would do, I told my brother I would go with him only if he want me to, यानी कि इसका बेहतरीन ऑप्शन जो है वो सी है क्वेश्चन नंबर 62 का। आगे हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ, ये है जी क्वेश्चन नंबर 63, ये लिखा हुआ है विच आउट ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस इज इनकरेक्ट, इसका जवाब हमारे पास है सी, वन ऑफ माई फ्रेंड gave me a red colored tie, तो ये हमारे पास रेड कलर टाई, वन ऑफ माई फ्रेंड गिव मी रेड कलर टाई, तो ये जो है ये सेंटेंस जो है ये गलत है, तो हम कहेंगे क्वेश्चन नंबर 63 का सी ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट सेंटेंस है। हम चाहेंगे क्वेश्चन नंबर 64, ये है जी विच आउट ऑफ फॉलोइंग सेंटेंसेस इज इनकरेक्ट, तो जी इसमें जो है ऑप्शन ये भी सी बन रहा है, इसमें डिस्पाइट द रेन दे enjoy themselves, despite the rain they enjoy themselves, तो इसका क्वेश्चन नंबर सी जो है वो इनकरेक्ट है। अब हम चलिए क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ, ये है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट, पहले ऊपर इनकरेक्ट आ रहे थे, आप करेक्ट आ रहे हैं, करेक्ट में जो है सबसे जो 65 का है वो ऑप्शन हमारे पास बना डी, यानी कि नन ऑफ डीज में सारे के सारे जो इनकरेक्ट क्वेश्चन हैं, सवाल जो सवाल लिखे हुए हैं। तो हम चलते हैं अब अपने ऑप्शन नंबर डी सेक्शन की, तो ये है रीड द पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन एज द फॉलोइंग। तो इसमें जी हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास तकरीबन 6 सवाल हैं, और 67 से 5 सवाल हैं एक्चुअली, 66 है, 67 है, 66 है, 69 है, यानी 5 सवाल होंगे। आपको एक
एक आपको पैराग्राफ दिया होगा पेपर में, CSS के MCQs के पेपर में, तो आपने इसको पहले आपने क्वेश्चन रीड करने हैं, फिर हम MCQs का देखते हैं कि क्या है। तो पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66 में क्या पूछा गया है। पहले हमें वो पूछता है जी, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट बीइंग अ राइटर इज दैट। क्वेश्चन नंबर 67, द नरेटर अवॉइड द रीडर टू राइट इन द ऑर्डर टू। अगला सवाल है जी, मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक टू रीड। और क्वेश्चन नंबर 69 है, सक्सेसफुल राइटर प्रेजेंटेशन मस्ट रिफ्लेक्ट। और क्वेश्चन नंबर 70 है, द पैराग्राफ पेन इट डाउन हेयर मीन्स डैश 70। अब हम ये मैंने 5 सवाल पढ़ लिए, हम पढ़ते हैं इसका पैराग्राफ। ये हमें पैराग्राफ बताता है, if you want to be a writer you must learn to develop your own point of view. All good writers make us see things in a different light. You may be writing about the same thing as your classmate, but your presentation must reflect your personality and individuality. There are so many interesting subjects you can write about in different forms, but here we will try to attempt writing short stories. There is good market for the following type: the on the humorous stories, the adventure stories, the domestic stories, the mysterious and stories related to animals and strange expe- experiences. Don't worry if your story turn out to be short. Some of the best stories are quite short. Be very careful about the climax or end of the story. It must be what the reader fears. Describe expects or best of all doesn't expect, so get down to it. Think of a plot, make point on how the story will progress and pen it down. तो ये हमारे पास पैराग्राफ है जिसे हमने पढ़ा। अब हम इसके सवाल और जवाब को देखते हैं। तो पहला जी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66 का क्या है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट बीइंग अ राइटर इज दैट। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर हमारे पास है जी डी, यू मस्ट लर्न टू डेवलप योर ओन पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे हमने ऊपर अभी देखा कि ओन पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में इसने राइटर ने कहा, यू मस्ट डेवलप योर ओन पॉइंट ऑफ व्यू, ये लिखा हुआ है ना, तो यही इसका जवाब आएगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 66 ऑप्शन नंबर डी है। आगे हम चलें क्वेश्चन 67, ये है द नरेटर advises the reader to write in order to। इसका आंसर हमारे पास जो है वो डी है, यानी कि इनकरेज हिम टू बिकम अ राइटर। यानी कि आपने भी ऊपर देखा है कि यहाँ पे वो मेक्स ये के राइटर अबाउट के ये इनकरेज कर रहे हैं हमें कि हम जो है राइटर बने, इंडिविजुअली अपने अपने अंदर से हम जो है लेके बात आए। तो यही इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो डी है, इनकरेज हिमसेल्फ टू बिकम अ राइटर। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। ये हमें कहता है जी, मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक टू रीड। इसका ऑप्शन डी है हमारे पास, ह्यूमरस एंड एडवेंचरस स्टोरीज। कि जो बहुत सारे लोग हैं वो कौन से एडवेंचर्स करते हैं, हम ऊपर देख रहे हैं जी। तो प्रेजेंटेशन में हमें यहाँ पे ये बता रहा है कि जो राइटर है वो जो है वो इन स्टोरीज़ को जो है वो ह्यूमरस और एडवेंचर स्टोरीज़ को सुनना जो है पसंद करते हैं। आगे हम चलते हैं, आ सक्सेसफुल राइटर प्रेजेंटेशन मस्ट बी रिफ्लेक्ट। तो इसका जवाब हमारे पास है ए, वो है हिज पर्सनैलिटी एंड इंडिविजुअलिटी। के वो ये यहाँ से हम देखें तो ये मेरे उसकी अपनी अपनी पर्सनैलिटी और इंडिविजुअलिटी को जो है वो रिफ्लेक्ट करना चाहिए, वो हमें यहाँ पे पता चल रहा है। आगे हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर अपने 69 की 70 की तरफ। 70 में बता रहा है, द फिराज पेन इट डाउन हेयर मीन्स। पेन इट डाउन का मतलब क्या होता है, वो ये है टू राइट। यानी कि पेन इट डाउन का जो फिराज है, जो मैं
इधर जो ऊपर पैराग्राफ में दिया गया हुआ है, इसका मतलब पेन इट डाउन का मतलब टू राइट के लिखना शुरू कर दो। ये इसका जो स्पेस का मीनिंग है। आगे हम चलते हैं ई की तरफ। जो हमारा सेक्शन है पेयर, जिसका मैंने जो है सेलेक्ट द पेयर दैट बेस्ट कंप्लीट द सेंटेंस। कैसे सिलेक्ट पेयर करें, यानी कि दो ऑप्शंस दिए हुए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं खाली जगह पूर करने के लिए, जिनको आपने फिल करना है, जो कि उस लाइन का मीनिंग जो वाजे कर दें। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 71 कहते हैं द अवेलेबिलिटी ऑफ oxygen is an essential dash for answer life, which carbon dioxide is equal dash for a plant life। 71 का ऑप्शन हमारे पास बनता है डी के। इसमें नन ऑफ डीज जो हैं वो इसमें जो एम सी जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो फिट होते हैं। आगे हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। ये है बैचलर्स reputation as dash novelist encourage hope that his political thr- thriller would offer more dash characteristics than are usually found in the genre। तो 72 का हमारे पास ऑप्शन होगा ए, यानी कि अ बैचलर रेपुटेशन एज अ सीरियस novelist encourage hope that his political thriller would offer more subtle characteristics that are usually found in the genre, यानी कि ए ऑप्शन 72 का ए ऑप्शन बनता है। आगे हम चलते 73 की तरफ। 73 हमारे पास कहता है द repeated breakdown of notation only dash the view of the two sides were not truly committed to the goal of dash a military confrontation। 73 का जो ऑप्शन बनता है वो बी बनता है, और ये बनता है हमारे पास रिफाइंड फोर्स एंड एवरीथिंग, यानी कि अगर हम इसे सेंटेंस में डालें तो यूँ आएगा the repeated breakdown of negotiation only reinforced this view that the two sides were not truly committed to the goal of averting a military conflagration। आगे हम चलते हैं, तो इसका ऑप्शन बी है 73 का। हम चलते हैं 74 क्वेश्चन की तरफ। इसको पढ़ते हैं, इसमें क्या है, टू द डैश ऑफ दोज हु इज begone year tiptoed their way past ponytail display for fear of cause leaves to fall breeders have developed more dash various of the dash of the various versions of the flower। अब इसका जो ऑप्शन है वो हमारे पास है जी बी ऑप्शन, यानी कि रिफ्लेक्ट और ड्यूरेबल। तो यूँ हम इसे इस सेंटेंस में फिट करेंगे तो आएगा टू द रिलीफ ऑफ दोज हु इज बी गॉन हियर टिप्टोज देयर वे पास्ट ओनिटिया डिस्प्ले फॉर फियर ऑफ कॉजिंग लेवल लीव्स टू फॉल ब्रीडर्स हैव डेवलप मोर टूरेबल विजन ऑफ द फ्लोर। तो इसके बाद हमारे पास आ रहा है 75 का जो क्वेश्चन है इसका है ए ऑप्शन। ये हमारे पास आ रहा है जी फैंस हु बिलीव दैट द प्लेयर्स मोटिवेटिंग आर नॉट डैश वुड बी डैश टू लर्न दैट दे आर चार्ज फॉर देयर सिग्नेचर। तो 75 का हमारे पास आता है ए ऑप्शन। ये बनता है सेलेक्ट सेल्फ वेंडेटेड, यानी कि फैंस हु बिलीव दैट द प्लेयर्स मोटिवेट आर नॉट सेल्फ serving would be vindicated to learn that they not charge for their signatures। आगे हमारे पास जो है एफ का बनता है ये है चूज। हम उसकी तरफ जा रहे हैं, सेक्शन की तरफ। ये बनता है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। तो इसका जो बनता है हमारे पास
वो क्वेश्चन नंबर 76 है। और क्वेश्चन नंबर 76 का हमारे पास बनता है माई ब्रदर वॉज ट्रेम्बलिंग डैश कोल्ड। तो इसका जो ऑप्शन बनता है हमारे पास, इसको हम यूँ देखते हैं, इसका जो ऑप्शन बनता है हमारे पास वो बनता है बी। ये है माई ब्रदर वॉज ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड। तो इसका ऑप्शन है बी। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। ये है प्राइम मिनिस्टर हैज़ अराइव डैश पिशावर। तो इसका ऑप्शन बनता है हमारे पास सी, यानी कि इन। प्राइम मिनिस्टर हैज़ अराइव्ड इन पिशावर, यानी कि प्राइम मिनिस्टर हैज़ अराइव्ड इन पिशावर। आगे हम चलते हैं 78 की तरफ। ये मैंने वी कॉन्ग्रेचुलेट यू डैश योर अचीवमेंट। 78 का बनता है हमारे पास सी ऑप्शन, सी ऑप्शन यानी कि ऑन। वी कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर अचीवमेंट। तो इसका मतलब वी कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर अचीवमेंट। तो सी ऑप्शन इसका बेहतरीन ऑप्शन है। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ। ये बनता है ही हिज application for a visa was turned dash by the consulate। 79 का हमारे पास बनता है सी ऑप्शन यानी कि डाउन। तो हम इसे कैसे पढ़ते हैं, his application for the visa was turned down by the consulate। आगे हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80। ये बनता है she deprived her husband dash all he had। तो इसका ऑप्शन बनता है she deprived her husband of all he had। तो इसका आंसर है सी यानी कि ऑफ। आगे हमारे पास बनता है जी सेक्शन। इसका ये बनता है आइडेंटिफाई द ऑड वर्ड। कि ये ऑड का मतलब है कि जो अलग लफ्ज़ है, मुख्तलिफ हो, तो हमने इसको आइडेंटिफाई करना। तो 81 का हमारे पास ऑप्शन आता है कैंटीन। जैसे कि डांस लिखा है, स्टेज लिखा है, मेकअप लिखा हुआ है, तो इसमें सबसे अलग हमें जो लग रहा है कैंटीन ऑप्शन। तो इसका ऑप्शन होगा ए। आगे हम चलें क्वेश्चन नंबर 82 में। ये हमारे पास है रैंडम रेडियो ग्रेनाइट और डायमनाइट। तो इसमें हमें ऐसा जो है रेडियो जो है अलग चीज़ लगी, यानी कि जितने भी दिए हुए ये किसी जेमस्टोन्स के नाम दिए हुए हैं, और जो इसमें रेडियो जो है वो एक अलग चीज़ है। आगे हम चले क्वेश्चन नंबर 83। ये लिखा है जी चेस, इंजीनियरिंग, लेआउट और ब्लूप्रिंट। तो इसमें जो इंजीनियर है ये एक अलग चीज़ है, तो हम इसको चूज़ करेंगे। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 83 में, बल्कि सॉरी, चेस को हम चूज़ करेंगे, क्योंकि चेस जो है वो जो है एक गेम है बनस्बत इंजीनियर, लेआउट और ब्लूप्रिंट जो है ये एक ही तरह की चीज़ सेक्शन है, उसमें काम हो रहा होता है। आगे हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 84 पे। तो हमारे पास है पेट्रोल, टैक्सी, कार्ट और ड्राइवर। तो ड्राइवर, टैक्सी, पेट्रोल इस साथ मिलता है, जबकि इसी कार्ट जो है वो मिलता नहीं है। तो इसका ऑप्शन होगा सी। फिर हमने क्वेश्चन नंबर 85 के ऊपर। तो ये हमारे पास आ रहे कोर्ट, रेडियम, किंग, प्लेस। तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शन आ रहा है वो भी आ रहा है रेडियम, क्योंकि जो कार्ड्स होते हैं उनमें जो है ये जो, बल्कि जो कोई कोर्ट होता है, जो किंग होता है और जो पैलेस होता है, ये जो है ये एक साथ रिलेट करते हैं, बल्कि जबकि रेडियम जो है वो रिलेट नहीं करता, कोई और चीज़ में आ जाता है। तो इसका ऑप्शन होगा बी। 85 का बी है। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। तो ये है 8 सेक्शन। ये है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इसमें नंबर 86 का जो ऑप्शन है वो है डी। विच आउट ऑफ फॉलोइंग सेंटेंसेस करेक्ट। तो इसका नन ऑफ डीज आंसर है। क्वेश्चन नंबर 87 के विच आउट ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस यूज अक्रॉस एज अ प्रपोजिशन। क्वेश्चन नंबर 86 का 87 का आंसर है ए। करेक्ट द रूम शी सी सम ओल्ड फ्रेंड्स। करेक्ट द रूम शी सी सम ओल्ड फ्रेंड्स। तो इसका ऑप्शन है ए। द फॉलोइंग सेंटेंस यूज द करेक्ट एज अ प्रपोजिशन। तो इसका ऑप्शन है ए। करेक्ट द रूम शी सी सम ऑफ ओल्ड फ्रेंड्स। अच्छा जी, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 88 आता है। इसको हम देखते हैं, इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट। तो इसका ऑप्शन है हमारे पास नन ऑफ डीज। इसमें कोई भी सेंटेंस है करेक्ट नहीं। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ। ये हमारे पास आता है द स्काई वॉज ओवरकास्ट। द एक्सप्रेस इम्प्लाइज दैट। 89 का हमारे पास बनता है ऑप्शन ए। द
स्काई वॉज कवर्ड विद क्लाउड्स। तो इसका ऑप्शन है द स्काई वॉज, जो इसका इम्पल्स जो बनता है वो बनता है द स्काई वॉज कवर्ड विद क्लाउड्स। तो ए ऑप्शन को। क्वेश्चन नंबर 90 का हमारे पास बनता है राइटिंग अ हेलमेन when you do any dangerous sports in important in sports in the sentence of the subject is। इसका ऑप्शन हमारे पास बनता है 90 का डी, नन ऑफ डीज।